Good morning, children. Today we will discuss the question answers. I gave you PDF of मौखिक प्रश्नों के उत्तर, but still we'll revise that. अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? According to this chapter, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है. कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है. Alright, it. I cannot इसको पीछे नहीं ले जा सकते हैं, अदरवाइज आई हैव शोन यू द पेज नंबर. इट इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, राइट. पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो जो लेखक थे उन्होंने उनसे गले मिलकर उनका स्वागत किया और पत्नी ने उन्हें सादर नमस्ते की थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा दी गई थी? तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दी गई थी. फॉलोड इट कि दोपहर का जो भोजन था उसे किसकी गरिमा दी गई थी? तो लंच की गरिमा दी गई थी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? कि तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री में देना है. और इस प्रकार लेखक ये जो घर में अतिथि आए थे उन्होंने कहा कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? तो सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए. और आगे यदि लेखक के जो अतिथि थे वे नहीं गए तो उपवास तक जाने की तैयारी है. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. 20 to 30 वर्ड्स वाले में आपको ये क्वेश्चंस लिखना है. 25 to 30 वर्ड्स. लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहते थे? तो लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहते थे. इट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ. सेकेंड पेज पर है कि लेखक ने कहा कि तुम हमारे घर में रुकोगे, फिर हम तुमसे रुकने के लिए कहेंगे और तुम रुकोगे नहीं बल्कि क्या करोगे? एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने दिल में लेकर अगले ही दिन चले जाओगे. चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू द पेज नंबर. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 31. 31 पर है? नो, पेज नंबर 30 पर. कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे. हम तुम्हें रोकने का आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे. और उसी के लास्ट में लिखा है कि भावभीनी विदाई देना चाहते थे और उन्हें छोड़ने स्टेशन पर भी जाना चाहते थे. Children, you have to listen to this video and write down the answer. क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जो इनकम्प्लीट हो या फिर जो छूट गया है. तो यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए. ये अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया. इसमें आपको व्याख्या करना है तो आपको उसमें लेखक और पाठ का नाम लिखना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं प्रसंग. और लेखक पाठ का नाम लिखने के बाद आपको ये कहना है कि जो अतिथि जिसके घर गए थे, यानी लेखक के घर गए थे, उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक थी. वे आर्थिक स्थिति में से मजबूत नहीं थे बल्कि वे बड़े कमजोर थे. और जैसे ही अतिथि ने उनके घर में अपना कदम रखा तो उनके अंदर एक विचार आया कि उनका जो पूरा महीने का बजट है, जो बहुत ही जिसको हम कैसे सावधानी से लेखक चलाते हैं, अब वह बिगड़ जाएगा. और इसलिए लिखा है कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया. बटुआ कांपने का मीनिंग क्या है? कि उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया कि कहीं उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब न हो जाए. ख1,
अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। चलो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि ये वेद वाक्य है कि अतिथि देवो भव, कि जो अतिथि है वह देवता होता है। लेकिन इस कलयुग में जबकि महंगाई बहुत ज्यादा है और जो लोग बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति में हैं, यदि उनके अंदर घर में यदि कोई अतिथि आ जाता है तो वह उनके लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि उनका पूरा जो महीने भर का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। और इसलिए कहा गया है कि जब अतिथि किसी के घर जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो उनके घर में यदि अतिथि अपना मिलकर या फिर जो भी काम के लिए वे गए थे, एक आध दिन 2 दिन रुक कर यदि वे चले जाते हैं, तो बहुत अच्छे अतिथि कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, जो दूसरों के घर जाते हैं तो वहां पर जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक वे वहां से जाने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे अतिथियों को कहा गया है कि वे सदैव देवता नहीं होते, वह मानव होते हैं और थोड़े अंशों में राक्षस भी होते हैं। यहाँ पर व्यंग भी लिखा है कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को परेशान देखकर भी अपना निर्णय नहीं बदलते। यानी लेखक के घर में जो अतिथि आया था, क्या उसे दिख नहीं रहा था कि लेखक कितने परेशान है या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है, लेकिन फिर भी उसने जाने का निर्णय नहीं लिया। और ऐसे ही अतिथियों को कहा जाता है कि हम उन्हें देवता नहीं कह सकते, कि वे थोड़े अंशों में राक्षस भी है, यानी उन्हें दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है। ये राक्षसी गुण है कि दूसरों को परेशान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो वे मानव है और थोड़े अंशों में राक्षस भी है। चिल्ड्रन, ये जो एक एक लाइन है इसको आपको कम से कम 5-5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, या फिर ज्यादा भी, इससे कम नहीं। गवन, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। यहाँ पर लेखक ने अपने घर का महत्व बताया है कि जो अतिथि है या फिर ये जो मानवीय स्वभाव है, आपको एक्सप्लेन किया गया था कि उन्हें दूसरों के घर में जाने पर बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की मेहमान नवाजी को स्वीकार करना भी उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा गया है या फिर इसके महत्ता के गीत इसलिए गाए हैं ताकि लोग दूसरों के घर में जाकर उनके घर की स्वीटनेस को खत्म ना करें। यानी जैसे कि लेखक, आप तुरंत उदाहरण भी दे दीजिए कि लेखक के घर में जो अतिथि आए थे उन्होंने उनके घर का माहौल बिगाड़ दिया था। इन्हें लेखक के अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा था, अपशब्द आ रहे थे। अपशब्द मीन्स गालियां, बुरे शब्द। तो इस प्रकार उनके घर की जो उनके घर की जो शांति थी वह भंग हो चुकी थी। और ऐसे अतिथियों को ही कहा गया है कि उन्हें अपने ही घर में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा घर कैसा होता है, स्वीट होम होता है। और ज्यादा दूसरों के घरों में रहकर उनके घर की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। फॉलोड इट। नाउ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब लेखक ने कहा 4 दिन से तो अतिथि उनके घर में है, उन्होंने सतत उनका अपने जितना वे कर सकते थे अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका उन्होंने आतिथ्य किया। आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार किया। लेकिन अब वे इसके आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके उनके पास आर्थिक कम है, आर्थिक जो सामर्थ्य है या फिर जो उनके पास पैसा है वो कम है। तो आगे वे नहीं कर पाएंगे। लेखक ने कहा है कि वे स्टैंड नहीं कर सकेंगे, और उनके पास एक गेट आउट शब्द है, ये भी बोल सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि यदि 5वें दिन उन्होंने जाने का निर्णय नहीं किया तो यह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। क्योंकि उसके बाद लेखक अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी और बहुत भारी चीज थी कि उन्होंने उस अतिथि का 4 दिन सत्कार किया। और 5वें दिन वे लड़खड़ा जाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और गेट आउट शब्द है ये भी बोल सकते हैं। और लेखक को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, ऐसा इस वाक्य से लेखक ने बताया। एक देवता और एक मनुष्य अधिक अधिक देर साथ नहीं रहते। लेखक ने इस पंक्ति में ये बताया है कि जो देवता होते हैं वो तो दर्शन देकर लौट जाते हैं, और यदि हम अतिथि को देवता कहते हैं तो उन्हें भी आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन खूब अच्छे से मेहमान नवाजी करवा कर उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। इसी में उनका देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब अतिथि ऐसा नहीं करते,
उस बात के लिए लेखक ने लिखा है क्योंकि उनके घर में जो अतिथि था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसलिए लेखक ने उन्हें समझाने का, यानी उनके अंदर ही अंदर वे समझा रहे थे कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ में नहीं रहते। इसलिए अतिथि को यदि अपना देवत्व सुरक्षित रखना है, यानी अपना मान सम्मान सुरक्षित रखना है, तो उन्हें ज्यादा दिन दूसरों के घरों में नहीं रहना चाहिए। Have you followed, children? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 50 to 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर ये है कि जब तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह जो आघात था यह लेखक के लिए अप्रत्याशित था और इसकी चोट बड़ी मार्मिक थी। Now second part of the question, you have to change the paragraph. Children, this is the rule of the board कि whenever you have to, if there are two parts of the question and you have to write two paragraphs, एक क्वेश्चन के लिए एक पैराग्राफ, और जैसे ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है यू हैव टू गिव अ पैराग्राफ। सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू राइट, लेखक के दिल पर यह बहुत गहरी चोट थी, मार्मिक चोट यानी गहरी चोट थी। फिर उन्होंने सोचा कि तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक रबर की तरह ऐसी खिंच जाएगी, यह मुझे पहले से अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। तो यानी ये सेकेंड क्वेश्चन का मीनिंग है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चंस मिलाकर आपको कम से कम 8 to 10 लाइंस आंसर लिखने हैं। फॉलोड इट। क्वेश्चन नंबर 2 इज संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरने का मतलब है, पहले आपको डेफिनेशन देनी होगी संक्रमण काल कि संक्रमण काल यानी परिवर्तन का काल होता है कि जब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में संक्रमण होता है। जैसे कि ऋतुओं में भी एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु आती है, तो बीच का जो समय होता है जब ऋतु का बदलाव होता है उसको भी हम संक्रमण कहेंगे, राइट। तो संबंधों का संक्रमण हो रहा था यहाँ पर लेखक के घर में, यानी आप पहले जो संबंध अतिथि के आने पर बड़े मीठे थे, बहुत बातें हो रही थी, खूब ठहाके लग रहे थे और एक माहौल बहुत अच्छा था, खुशनुमा था। लेकिन जैसे ही अतिथि 4 दिनों तक रुक गए उनके घर में, तो और जाने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उनके जो संबंध थे वे संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। और इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो पेज नंबर इस पे दिया है, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 31, कि उनके बीच की जो बातचीत थी वह बंद हो गई। बातचीत की उछलती हुई गेंद जो थी वो बंद हो गई, वो एक सेंटर पर आकर चुपचाप पड़ी है। वह उपन्यास पढ़ रहा है अतिथि और लेखक फिल्मी पत्रिका। शब्दों का लेन देन मिट गया, चर्चा के जितने भी विषय थे सब खत्म हो गए। उन्होंने सब बातों पर उन्होंने चर्चा कर ली। अब क्या है, उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो गालियों का रूप धारण कर रही है, और जो सौहार्द है इन्हीं दोनों के बीच की जो मित्रता है वो बोरियत में बदल रही है। तो इसे कहा गया है संबंधों का संक्रमण। सो यू हैव टू राइट, पहले संक्रमण की डेफिनेशन देना है। संक्रमण काल यानी परिवर्तन काल, और जब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति का में परिवर्तन होता है उसे हम संक्रमण काल कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक के घर में संबंधों का संक्रमण कैसे हो रहा था, देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि लेखक और अतिथि के पहले संबंध कैसे थे। अब जब वो 3 दिन नहीं गया तो चौथे दिन लेखक के घर में उनके संबंध किस प्रकार संक्रमित हुए। यू हैव टू राइट दैट पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ जो उसमें उन्होंने संक्रमण दिखाया है। विस्तार से लिखिए, whenever it is written कि विस्तार से लिखिए या फिर स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत डिटेल लिखना है। फिर ये नहीं देखना है कि ये तो 10 लाइन से ज्यादा हो रहा है। यदि आपका कंटेंट ज्यादा है, मैटर ज्यादा है, तो आपको लॉन्ग आंसर भी लिखना है। तो इसके बाद जो पेज नंबर 31 पर पूरा पैराग्राफ है कि ठाकुर के रंगीन गुब्बारे से लेकर सौहार्द शनैः शनैः बोरियत में रूपांतरित हो रहा है और भावनाएं गालियों का रूप धारण कर रही है तक।
ओके, द नेक्स्ट इज, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो ये जो हमने लिखा है कि ये जो अभी पैराग्राफ में जो लिखा है संबंधों में संक्रमण आ गया, इसको शॉर्ट में लिखना है। यानी ये भी इसका आंसर होगा कि उनके जो संबंध थे पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए, ये लिखना है। और दूसरा ये लिखना है कि सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई, डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए, और आगे उपवास तक भी जाने की तैयारी थी। यानी पूरी तरह से वे, उनके अंदर अतिथि के प्रति जो आदर था, जो आतिथ्य सत्कार करने की जो उनके अंदर भावना थी, वो समाप्त हो गई। सो यू हैव टू राइट टू थिंग्स हियर। पहला कि उनके संबंध संक्रमण के दौर से गुजरने वाला पैराग्राफ आपको शॉर्ट में देना है। एंड सेकेंड पार्ट उसी का देना है, यू कैन गिव द सेकेंड पॉइंट, और उसमें ये लिखना है कि उनके अंदर जो सत्कार की उष्मा है वह समाप्त हो गई, वे डिनर से चले थे खिचड़ी पर आज आ गए, और आगे यदि अतिथि नहीं भी गया तो भी उसे उपवास तक भी जाने की तैयारी थी। चिल्ड्रन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। जो बोर्ड वैल्यूएशन होता है उसमें यही देखा जाता है कि किस तरह आंसर लिखा गया है। यदि पूरी चीजों को मिलाकर एक पैराग्राफ लिख दिया जाए तो उसमें जो वैल्यूअर होता है उसको ढूंढना पड़ता है कि ये चीज कहाँ लिखी, ये चीज कहाँ लिखी है। तो हमारा आंसर जितना ज्यादा स्पष्ट होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को ले लो, कौन सा आघात अप्रत्याशित था। ठीक है, आंसर आपको मालूम है कि कपड़े धोबी को देने हैं। फिर आपको सेकेंड पार्ट का जो आंसर है, फिर एक सेकेंड पैराग्राफ दे देना है। ठीक है, तो यानी ये दिख जाएगा उसको कि ये दो अलग अलग चीजें हैं क्योंकि दो पैराग्राफ हैं। अब जिस सेकेंड चीज, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, पहले संक्रमण को डिफाइन कर दो, उसकी परिभाषा दे दो। फिर आप इस पंक्ति से क्या समझते हैं, तो पूरा लेखक को आप जो पूरा पैराग्राफ है आपको विस्तार से देना है। अब उस विस्तार से देने में भी बहुत सारी बातें, उसको भी यदि आप पॉइंट में डाल दो, 1 सेकेंड थर्ड, ये तो क्या हो जाएगा, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, तो इन्हें जो बड़ा पैराग्राफ है उसको पॉइंट वाइज कर दो तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें भी थर्ड में भी 4 दिन तक नहीं गया तो व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, इसमें भी आप पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं। तो जो संबंधों का संक्रमण भी दे सकते हैं पॉइंट में, और उसके नीचे सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई, डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए, दैट कैन बी अनदर पॉइंट। Have you followed children what I mean to say? आप जैसा आंसर लिखेंगे, जैसा प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो आई होप ये जो 9th क्लास में हमें इसकी प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट ईयर की। Now, children, it is enough for today. We will discuss the Bhasha Adhyan afterwards. Okay.